फ्रेंड्स। और मैं एक बार पुनः आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। हम लोग फिर एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं और ये कुछ प्रश्न जो इस बार जो हमने क्वेश्चंस के जो प्रारूप लेकर के आए हैं वह साइंस से जुड़ा हुआ है। और जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि ये सीरीज जो है एक क्रमिक है, ये ऑर्डरली, दिस इज ऑर्डरली सीरीज दैट इज गोइंग ऑन। तो आज हम कुछ प्रश्नों के साथ पुनः आए हैं कि इस पर विचार कीजिए। देखिए ये क्या सब है। पहला प्रश्न है, परावर्तन का नियम संबंधित है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज। परावर्तन का नियम संबंधित है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज। आपतन कोण, परावर्तन कोण और सी, ए और बी इनमें से कोई नहीं। जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किससे संबंधित है? तो आपका सही आंसर इसमें सी है। मीन्स ये जो परावर्तन का नियम है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज रिलेटेड विथ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट इज व्हाई दिस इज योर आंसर। आइए इस बात को समझे कि ये आखिर है क्या। सिंपली, इसमें कोई बहुत अधिक दिमाग नहीं लगाना, सिंपली हम लोग समझे। मान लीजिए एक मिरर है जो आपके घर में भी होगा, आप देखते भी होंगे। इस तरह एक मिरर है और उस मिरर पे मान लीजिए यहाँ पे आपका सनलाइट है, सन से, ये सन है और सन से एक लाइट आ रहा है। सपोज कीजिए वह लाइट इस तरह आया यहाँ, ठीक है ना। और इस तरह से जब ये लाया तो ये एरो के माध्यम से दिखा रहे हैं कि ये लाइट इधर आ गई। और फिर क्या होता है, ये लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर के इधर को चली गई। देखिए आई इधर से और फिर यहां पर जो चूंकि आपका मिरर है और वो इधर को इस दिशा से आ रही है, देख रहे हैं, दिस इज कमिंग फ्रॉम दिस वे एंड गोइंग टुवर्ड्स दिस वे, ठीक है ना। और ये मिरर है, आप वैसे भी आपके घर में या कहीं भी जो मिरर होता है तो उसमें देखेंगे एक साइड पूरा सा क्लिक किया हुआ था, उस पर कोटेड रहता है। तो इसलिए ये भाग को हमने इस तरह से बना दिया, कोटेड है। मिरर को आप देखेंगे, जिधर आप मुंह देखते हैं वो तो ठीक है, जिधर मुंह नहीं देखते उस तरह से कोटेड रहता है, मान लिया, ठीक है ना। इसको ध्यान दीजिए। तो अब क्या है, क्या ये जो आ रहा है, ठीक है ना, तो ये आने वाला जो है इंसिडेंट रे है। ये जो आया, इस रे को, यह जो किरणें आई, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। यानी कि यह जो है आने वाली जो किरण है, ये आपतन किरण के नाम से जाना जाता है। क्योंकि आ रही है तो आपतन है, इंसिडेंट रे हो गया और इधर को चली गई, ठीक है ना। तो ये जो है इंसिडेंट रे हो गया और इधर को चली गई तो रिफ्लेक्टेड रे हो गया। यानी कि यहां से टकरा करके इधर निकल गई तो इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। अब मान लिया जाए कि हम इसको एक काम करते हैं, इसके बीचों बीच एक लाइन हम डाल देते हैं, ठीक है, ये लाइन डाल दी, ठीक है, इसके दोनों पॉइंट्स के बीच। तो अब क्या हो गया कि आप देखेंगे कि यहां पर कुछ एंगल बन रहा है, यानी कोण, एंगल। इस टाइप से एंगल हम लोग बना लेते हैं, आप पढ़े भी होंगे और देखे भी होंगे कि एंगल बना लेते हैं, इसमें जो लिख देते हो गया। ठीक उसी तरह यहां भी एक एंगल बन गया। जब आप ये बीच में डाले हैं तो यहाँ पर अब एक काम कीजिए, इसमें कोई नामांकन कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर हम ओ दे देते इस पॉइंट के लिए जहां पर किरण आई, और ये किरण जो मेरा ए हो गया, आने वाली है और इधर को चली जाती है, तो चलिए इसको बी मान लेते हैं, ठीक है ना। और ये सारी घटना है। तो ये जो आपने, यह जो पॉइंट हुआ, जिस पॉइंट पे ये हो रहा है काम, इसको आपतन, यह जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग जो है आपतन बिंदु बोलते हैं। चूंकि पॉइंट है इसलिए बिंदु, इसी लोग अब जो है इस पॉइंट्स को जो हम आपतन बिंदु बोल दिए, चूंकि यहां आ रही है सब, फिर यहां से चली जा रही है, तो एक कोई नाम हम लोग दे दिया आपतन बिंदु, ठीक है ना। इस बात को, आपतन बिंदु को जो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ, इसको इंसिडेंट के नाम से भी जानते हैं। ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट हो गया, आ रही है। ये सब नामांकन किया गया, इसे बहुत ज्यादा एंजाइटी लेने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। यहां पर इसको नाम दे दिए थे, यहां पर भी कुछ नाम दे दीजिए। चलिए यहां पर हम नाम दे देते हैं, एंड आप अपने मन से भी कोई नामांकन ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बताया गया ए है, ओ है, बी है तो यही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। अब यह जो किरण आई, यहां जो एंगल बना, इसका नाम दे दिया आई और इसका नाम दे दिया आर।
चूंकि इंसिडेंट है तो आई से शुरू है तो इसलिए आई दे दिया, रिफ्लेक्टेड है यहां से चली जाती है तो इसलिए आर दे दिया। कि सिंपली सा बात है, इसको आई नाम क्यों दिए, इसको आर नाम क्यों दिए, ये भी बात ध्यान में दे दीजिएगा। वाई वी आर रिप्रेजेंटिंग दिस एंगल आई और आर, बिकॉज ओके इंसिडेंट, दिस इज इंसिडेंट रे, तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस वर्ड्स, आई को यूज कर रहे हैं। इधर से देखिए रिफ्लेक्टेड हो गया तो आर को यूज कर रहे हैं। तो अब आइए देखिए क्या बोलता है यह जो नियम है परावर्तन के, इस तरह से हम लोग बना लिए। अब जब ये चीज बना लिए तो अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे इस बात को। अब क्या हो गया, ये किरण आई यहां से यहां आई, अब फिर मान लीजिए इतना ही दूर का ये एंगल बना हुआ है, तो हम इसको लिख देते हैं ऐसे। कैसे लिखते हैं, ए ओ एन, ये एंगल हो गया, जिसको लिखना है उसको बीच में रखते हैं, एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए उसको बीच में दे देते हैं। तो ए ओ एन इस एंगल को बता रहे। इक्वल्स क्या होता है ध्यान दीजिएगा, अब इक्वल्स करना है तो कर सकते हैं बी ओ एन, आपका मन है देखिए ऐसा नहीं है, चूंकि इधर को जा रही है तो बी ओ एन या एन ओ बी, तो आप अपने ढंग से इसमें लिख सकते हैं। एंगल में ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये लिखेंगे आप, कुछ भी आप रिप्रेजेंट करें, चूंकि इधर को जा रही है तो आप अपने ढंग से लिख सकते हैं बी ओ एन। चूंकि बोलने में ये आसान हो रहा है तो इसलिए हम लोग इसको बी ओ एन लिख सकते हैं। ऐसे भी आप लिखने में कोई दिक्कत नहीं, एंगल को अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं एन ओ ए, तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगा चूंकि बीच में ये आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, उल्टा काम थोड़ा सा ठीक नहीं होता। इसको एन ओ बी, और किसी भी सूरत में ये जो ओ है ये इसको बता देता है इस एंगल को। तो इसका अर्थ हुआ जो आया, जो रे आई और फिर वो रिफ्लेक्ट होकर के जो जाती है, दोनों के बीच का संबंध बराबर का संबंध इक्वल्स होता है, यह भी याद रखेंगे। इसलिए मैंने लिखा, इसलिए लिखा जाता है कि आई बराबर क्या हो जाएगा आर, एंगल आई बराबर क्या हो गया एंगल आर। इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि आपतन कोण जो है, आपतन कोण जो है वह इक्वल हो गया एंगल ऑफ जो है इंसिडेंट जो है इक्वल्स किसका हो गया, परावर्तन का, परावर्तन कोण का, ठीक है ना। तो ये दोनों बराबर हो गया, ये दोनों बराबर हम लोग करेंगे। ये एंगल ऑफ क्या मेरा हो गया, ये एंगल ऑफ जो हो गया इंसिडेंट है, और बराबर हो गया ये हमारा क्या हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। यही नियम है, इसी को बोलते हैं परावर्तन का नियम। जो किरण आई, यहां से आपको किसी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एंगल आई बराबर आर होता है कि नहीं, ये भी क्वेश्चन बन गया। या फिर इस बात को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके परावर्तन के या परावर्तन के नियम को बताइए क्या होता है, तो हम कह सकते हैं, ठीक है ना। एक बात और है, इस लाइन को, जिस लाइन को यहां पर हमने खींचा है, इसको हिंदी में तो अभिलंब कहते हैं, अभिलंब, और इंग्लिश में इसको नॉर्मल लाइन के नाम से आता है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है जो दिमाग में आप रखेंगे। और यह तो आप लिखेंगे कि क्या होता है कि ये तीनों बातें, आपतन कोण पहला आप लिख सकते हैं कि पहला अगर लिखना हो कि ये ये परावर्तन का नियम है, क्या है, नंबर 1 में लिख दीजिए कि एक ही कोई प्लेन है, इज ए प्लेन, इन प्लेन द एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और जो है नॉर्मल्स ऑल आर इन प्लेन। ये सारी बातें एक सतह पे हो रहा है। और लास्ट में दूसरा पॉइंट आप ये बना सकते हैं कि क्या बना सकते हैं, परावर्तन का कोण जो है आपतन का कोण बराबर परावर्तन का कोण। ये 2 पॉइंट्स आप लिख दीजिए और ये हो गया आपका, ये परावर्तन का नियम है, इसे ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एलपीजी गैस में होता है, एलपीजी गैस में होता है ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन, सभी एलपीजी गैस में होता है। आपका सही आंसर डी होगा। याद रखेंगे कि एलपीजी गैस में क्या होता है, ये तीनों कंपाउंड उसमें रहते हैं। इसको बोलते हैं लिक्विफाइड, जो पेट्रोलियम जो गैसेस जो होते हैं, और उसमें क्या सब होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस को बोलते हैं एलपीजी, जो हम लोग घर में यूज करते हैं, सिलेंडर के रूप में हम लोग यूज करते हैं। उसमें क्या क्या होता है, उसमें ब्यूटेन होता है, प्रोपेन भी होता है और एथेन भी होता है। ये तीनों चीज का वह मिला हुआ होता है, ये ध्यान रखेंगे। लिक्विफाइड है मीन्स ये द्रव्य के रूप में रहता है, गैस जो है द्रव्य, गैस है लेकिन वह द्रव्य के रूप में है, ठीक है, लिक्विड के रूप में है।
लिक्विड के रूप में, जो हम एलपीजी गैस अपने घरों में यूज करते हैं, आप लोग भी यूज करते होंगे, खाना बनाने के काम में यूज करते हैं, तो इसकी समान जानकारी रहना चाहिए और इसे पूछना लाजमी है। और ऐसा आपके टॉपिक्स में भी है, 10th स्टैंडर्ड्स की बुक्स में आपको ये हर जगह मिल जाएंगे, चाहे एनसीईआरटी हो या सीबीएसई हो, कि जो लिक्विफाइड जो पेट्रोलियम गैसेस जो होते हैं उसमें क्या होता है, तो उसमें जो है ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन। कभी कभी ऐसा हो एथेन ना भी दिया हो तो नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल प्रोपेन आता है। नॉर्मल उसमें लिखा रहेगा नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल प्रोपेन, तो ये भी आप मार देंगे क्योंकि दोनों का मिश्रण रहता है। एथेन को कभी कहीं इसकी प्रोपोर्शन कम होता है तो इसलिए इसका गौन कर देता है, लेकिन याद रखेंगे उसमें ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन पूछा जाता है। चलिए, त्रियक यानी ट्राइड्स का नियम दिया। त्रियक का नियम किसने दिया, यानी ट्राइड्स का नियम? कहता हु हैज गिवन द रूल ऑफ ट्राइड्स? डोव, रेनियर, न्यूलैंड और सी में आपका आंसर है ए और बी, इनमें से कोई नहीं। त्रियक का नियम दिया। आपका सही आंसर जो है वह होगा डोव रेनर के बारे में। डोव रेनर साहब जो है त्रियक का नियम दिए हैं। हालांकि मैंने इससे पहले डिस्कशन नहीं किया था, सिंपली आप ये रखें कि वो बोल रहे थे कि अगर एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान इसको बोलते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को अगर सिस्टमेटिकली अरेंज कीजिएगा, ये इनका ये इसलिए त्रियक का नियम, यानी कि ये बोले कि अगर एटॉमिक मास को अगर सिस्टमेटिकली अरेंज कीजिएगा, क्रमिक रूप से अगर परमाणु द्रव्यमान को व्यवस्थित किया जाए, तो अगर किया जाए तो पहला, दूसरा और तीसरा, तो उनका ये कहना था कि जो बीच वाला जो होगा अगर आप करेंगे तो डिविनियर ये साहब कह रहे थे कि जो तीन को अगर क्रमिक रूप से, मान लीजिए कि पहले अगर किसी का जो मास संख्या 10 है तो 10, 11, 12 इस तरह से एटॉमिक मास है तो इस तरह से होना चाहिए। क्रमिक रूप से अगर करेंगे तो क्या होगा कि जो थर्ड होता है, ठीक है ना, पहला जो है वो तीसरे के बराबर होगा, इसलिए इसको त्रियक का नियम देगा, उसका नेचर मिलेगा। पहला जो होगा परमाणु द्रव्यमान वाला जो संख्या होगा वह तीसरा से वह मिलता जुलता होगा, यह बताया, ये उनका कहना था, इसलिए इसको त्रियक रूल कहते हैं। और किसके बारे में बता था, जब हम आवर्त सारणी पढ़ते हैं, इसको पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो उसमें ये बताया जाता है, ये सजाने का क्रम बताए थे कि एटॉमिक मास के आधार पर आप सजाइएगा, तो पहला जो होगा तीसरे के बराबर, ये ऐसा इसने दिया था। ठीक उसी तरह जो न्यूलैंड साहब थे वो बताए कि एक काम कीजिए कि जो द्रव्यमान संख्या यानी कि परमाणु द्रव्यमान है, एटॉमिक मास के आधार पर अगर आप किसी एटम्स को अरेंज करते हैं, तो इनका कहना था कि पहला जो है अगर 2, 3, 4, 5, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और इस तरह 7 हो गया, ठीक है ना, और 8 हो गया, अष्टक ने 8, अगर 8 जो है आप किसी जो एटम को उठा लीजिए और उसका जो एटॉमिक मास है उसको इस क्रम में आप रख देंगे, तो पहला जो होता है वह उनका कहना था 8वीं, दोनों का नेचर मिलता जुलता होगा, फॉलो करता है, इस तरह से ये बताए थे, इसलिए इसे न्यूलैंड का अष्टक नियम बोलते हैं। अष्टक यानी 8, इसलिए इसे संगीत के जो है सा रे ग म प ध नि सा से भी जोड़ के बता दिया गया कि संगीत का जो पहला स्वर है वह शुरू करेंगे तो 8वीं स्वर जो है पहले स्वर के बराबर हो जाएगा, यानी कि उसका यानी पहला स्वर जब आएंगे सा रे ग म प ध नी, अब फिर आप सा पे आ जाते हैं, सा। तो इस तरह से ये न्यूलैंड साहब जो अष्टक का नियम है कि द्रव्यमान याद रखेंगे, द्रव्यमान ये जो परमाणु द्रव्यमान को नहीं भूलना है कि इसके आधार पर अगर हम अरेंज करेंगे तो पहला जो है 8वीं के बराबर होगा। और डोबरेनर बोले थे कि पहला जो है तीसरे के बराबर हो गया। कैसे? जब आप पीरियोडिक टेबल में आपके पास में जो आवर्त सारणी होता है उसमें अगर एटम को सही से अरेंज करेंगे तो इस तरह का रूल मिलेगा। ये दोनों आदमी बताए थे, याद रखेंगे कि डोबरेनर ने क्या दिया था, त्रियक का रूल दिया था, ट्राइड्स का रूल दिया था, और न्यूलैंड जो था ऑक्टेट का, ऑक्टेट रूल्स कह सकते हैं, 8वां जो है बराबर होगा।
तो 8वां जो होता है वह बराबर हो जाता है, ये बताए थे उनको। तो ये दोनों प्रश्न को आप दिमाग में रखें। प्रश्न की ओर चलते हैं। वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी, डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट बराबर डिस्टेंस ऑफ ए रिफ्लेक्शन, किसमें होता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, सभी। वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। आपका सही आंसर होगा डी, यानी कि समतल दर्पण में होता है कि वस्तु की दूरी बराबर। मान लीजिए आप देखिए, यह एक दर्पण है मेरा, और यह कौन सा दर्पण है? समतल है। ये समतल दर्पण है, और इस दर्पण में और ये कोई वस्तु है जो मान लीजिए ये 10 cm की दूरी पर है। यहाँ पर से यह जो डिस्टेंस है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, और यहाँ से इसकी जो दूरी है 10 cm की है। तो मिरर के अंदर में जो यहाँ पर आप प्रतिबिंब देखते हैं, यह भी 10 cm का होगा। अगर ये 5 cm का होता तो यह भी 5 cm का हो जाता है। अगर ये 50 cm का होता तो यह भी 50 cm का होता है। यानी कि वस्तु की दूरी, यहाँ पर ये वस्तु रखा हुआ है, यहाँ से दूरी, दर्पण के पास उसका जो इमेज बनता है, इसलिए तो वस्तु की दूरी, डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल्स क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्रैक्ट होकर के वो कितना बना रहा है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ होता है? तो समतल दर्पण में होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या मैं एक बात और बता दूं प्रश्न से पहले, चूंकि क्या कि ये जो दर्पण होते हैं, दर्पण जो आपने यहां देखा, 3 दर्पण का मैंने उल्लेख किया है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण। ये हो गया कन्वेक्स मिरर, और ये जो है कनकेव मिरर और प्लेन मिरर। ये मिरर के टाइप्स है। मिरर के ये क्या है? टाइप्स है। याद रखिए, मिरर के प्रकार। अगर पूछे मिरर के कितने प्रकार हैं, यानी कि दर्पण के प्रकार कितने हैं, तो दर्पण के प्रकार कितने हैं, तो हम बोल देंगे कि दर्पण के 3 प्रकार हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण। इसे ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है ना, तो इसे ध्यान में रखेंगे। एक बात और चलते चलते थोड़ा सा हो जाए तो अच्छा रहेगा। ये जो दर्पण की बात बोलते हैं, तो यहाँ पर मैं एक फिगर बनाता हूँ, गोल जैसा ये मैंने फिगर बनाया। इस फिगर को आप देखिए ध्यान से। ये गोल है, आप बोलेंगे कि यह सर्कल है, सही बात है सर्कल है, लेकिन यहाँ इस सर्कल के माध्यम से हम कुछ बनाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ये बीच वाला पॉइंट हम रख लेते हैं, और इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस, यहाँ से जितनी दूरी होगी इधर भी उतनी ही दूरी होगी, दोनों का दूरी सेम होगा, अंतर नहीं होगा। ठीक है ना, इसका एक नाम दे देते हैं C। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं P, कोई दिक्कत नहीं। और यहां भी इसका नाम देते हैं P, यानी P मीन्स पोल, P फॉर पोल। ठीक है ना। अब क्या होता है, ये जो है अगर इसको इसी तरह कले कर दे, दर्पण को मैंने पीछे भी बताया था कि इस तरह से इसको अगर कले कर दे, या जो इसको बंद कर दे, इसे आप मत देखें, तो इस तरह से ये जो दर्पण बना है, इस तरह का जो दर्पण हो गया, इसी को बोलते हैं अवतल दर्पण। इस तरह का दर्पण जो आप देख रहे हैं, इसके फंक्शन इधर से होंगे, इसलिए ये कर्वेचर है। ठीक है, इसको ये कर्वेचर बोलते हैं। इसको वक्रता केंद्र के नाम से बोला जाता है। ये C4 वक्रता केंद्र, C जो है कर्वेचर, कर्वेचर है, और इसको वक्रता केंद्र भी बोलते हैं, वक्रता केंद्र भी बोलते हैं। ये ध्यान में रखेंगे। P पोल हो गया। ठीक उसी तरह अगर इधर ऐसे से कले कर दें, ध्यान दे रहे हैं, और फिर इधर को देखें, हाथ को मैं इसे बंद कर दूं, या इसको आप ना देखें, देखिए आप अगर ना देखेंगे तो इस तरह का जो दर्पण आप देख रहे हैं, इधर से कले किया और दर्पण में इधर बिंब बन रहा है, तो ये आपके उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर का ये एग्जाम्पल हो जाए। इस तरह से करेंगे, मीन्स ऐसा अगर फिगर आप बना करके और दर्पण के बारे में आप डिस्कशन करते हैं, तो इसका अर्थ हो गया ये अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर है। अगर ठीक ये तो इस तरह से आप बना लिए, आपका यहाँ कर्वेचर हो गया, यहाँ पोल जैसा कि मैंने लिखा है। ठीक है ना, इन दोनों के बीच में यहाँ पर F होता है, याद रखेंगे। ये फोकस दूरी जो होता है F के लिए सूचित कर लेते हैं, F को लिए हम लोग लेते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर इसी बात को, ये भाग को इस तरह से बना ले, चूंकि ये कलिक किया हुआ इधर से, तो मेरा इधर बनेगा। इस सारा चीज जो हम देखते हैं, इसका पोर्शन इधर से हो जाता है, ध्यान दे रहे हैं। तो ये जो हमारे बन जाएंगे, ये वाला पोर्शन जो है अवतल दर्पण के लिए ये वाला पोर्शन, और उत्तल दर्पण के लिए वाला पोर्शन। तो इस तरह बनता है, ये हो गया आपका अवतल दर्पण। और इस तरह से अगर आप दर्पण बना लेते हैं तो ये हो गया ये अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण। ठीक से ये कर इसलिए बताया ये कर। और इसको जो है ना वक्रता त्रिज्या के नाम से जानता है।
जाना जाता है। इसको बोलते हैं ये आ जो है ये वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको बोलते हैं। वक्रता इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या मीन्स रेडियस, ठीक है ना। तो इसको जो है ये रेडियस है कर्वेचर का, जो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो देखें इसको वक्रता यानी कर्वेचर। तो ये स्फेरिकल मिरर को समझने के लिए मैंने इस तरह से ड्रॉ किया था कि ये स्फेरिकल मिरर में होता क्या। ये 2-3 पॉइंट आप याद रखेंगे। ये जो है P है, C है, ठीक है, और ये जो वक्रता त्रिज्या का भी बात आ सकता है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो दिमाग में रखने से आगे कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाएं तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं और कह सकते हैं। इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, सिंपल सी बात है, इसको सिंपली ढंग से हमको लेना है, इसमें बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है।